नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 11। इस सीरीज में पार्ट 1 to 10 में पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम से जुड़ी ऐसे कई वीडियोस के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम 3 और दोस्तों को गुरु दक्षिणा के तौर पर जरूर शेयर करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लैंडफिल लीचेट इज 1 सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द लैंडफिल, 2 gaseous waste generated in the landfill, 3 liquid waste oozing out of the landfill, या 4 solid waste deposited in the landfill. So लैंडफिल में कोई सॉलिड या लिक्विड वेस्ट जनरेट नहीं होता है, लैंडफिल में सॉलिड वेस्ट डिपॉजिट होता है। देयर इज नो जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट in the landfill. There is deposition of solid waste in the landfill and that is not leachate. लीचेट वो होता है कि जब लैंडफिल में सॉलिड भरा जाता है तो बारिश के पानी से वो रिएक्ट करता है अंदर का सॉलिड वेस्ट और लिक्विड उससे ऊज आउट होता है, निकलता है, उसको कहते हैं लैंडफिल लीचेट. So the liquid waste that oozes out of the landfill because the solid waste in the landfill is reacting with water and oozing out liquid waste, that is called a leachate. And that leachate when joins the water table contaminates the water table. That's why landfills are lined. तो लैंडफिल जो होती है उसका लीचेट अगर वाटर टेबल में चला गया तो वाटर टेबल कंटेमिनेट हो सकता है, इसलिए लैंडफिल की लाइनिंग कर जाती है, उसके नीचे सीमेंट या प्लास्टिक को बिछाया जाता है, पॉलीमर बिछाया जाता है चादर की तरह, ताकि लैंडफिल का जो लीचेट है वो बारिश के पानी के साथ जो लीचेट फॉर्म होता है वो ग्राउंड वाटर में ना जाए. ठीक है. Question 2. The two most important primary pollutants that contribute to the formation of acid rain are. So primary pollutants कौन से हैं जो acid rain को contribute करते हैं? 1 carbon dioxide and sulfur dioxide, 2 NOx and sulfur dioxide, 3 nitric oxide and nitrogen dioxide, या 4 NOx and CO2. Correct option is NOx and SO2. Oxides of nitrogen or sulfur dioxide, they cause acid rain. बहुत आसान सवाल था. Question 3. The presence of nitrates in excess of permissible limit causes. परमिसिबल लिमिट नाइट्रेट की जो भी आई थिंक 45 मिलीग्राम पर लीटर है, तो उससे ज्यादा अगर नाइट्रेट पानी में होता है तब क्या होता है? 1 स्केलेटल फ्लोरोसिस, नो, स्केलेटल फ्लोरोसिस ऑफ फ्लोरीन की वजह से होता है. 2 मिथेमोग्लोबिनेमिया, मिथेमोग्लोबिनेमिया एक बीमारी है, आगे बताएंगे उसके बारे में. 3 लैक्सेटिव एक्शन, लैक्सेटिव एक्शन मतलब उल्टी हो जाती है. 4 रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यूजुअली एयर पोल्यूशन से होती है क्योंकि लंग का डिजीज है. सही उत्तर है मिथेमोग्लोबिनेमिया, क्योंकि जो नाइट्रेट है ना पानी में वो ब्लड के साथ रिएक्ट करने लगता है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ब्लड ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ जाता है बच्चों में. मिथेमोग्लोबिनेमिया इज अ डिजीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ excess of nitrates in drinking water, and this disease is mostly found among kids because when kids drink nitrate contaminated water, the nitrate in the water reacts with their blood and it reacts with the hemoglobin of the blood and reduces the oxygen carrying capacity of the hemoglobin, and that's why the skin turns purplish to bluish. That's why it's called a blue baby disease. बच्चों में होता है. Question 4. Solar radiation that reaches the surface of the earth comprises of. सोलर रेडिएशन में क्या क्या होता है? एक्स रेज एंड विजिबल रेज. एक्स रेज नहीं होता है. गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज एंड यूवी रेज. गामा रेज और एक्स रेज नहीं होता है. एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज एंड इंफ्रारेड रेज, या यूवी रेज, विजिबल रेज एंड इंफ्रारेड रेज. सोलर रेडिएशन दैट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज एंड IR, इंफ्रारेड रेज. ये आता है. ठीक है. आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 5. मेजर ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी आर. ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? 1 मीथेन एंड वाटर, 2 nitrous oxide, methane and water, 3 nitrogen, again nitrous oxide, methane and carbon dioxide, या 4 carbon dioxide, nitrous oxide, methane and water. Major greenhouse gases due to human activity are, answer is 4 carbon dioxide, nitrous oxide, methane and water, all of these. Question 6. Oxidation states of sulfur in sulfur based air pollutants responsible for acid rain are. ऑक्सीडेशन स्टेट आप समझते हैं ना क्या होता है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जब सल्फर एज एयर पोल्यूटेंट प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, एसिड रेन में. किस ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर होगा? जब वो एसिड रेन को कॉज करेगा, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएगा. ठीक है. बेसिकली क्वेश्चन यही कर रहा है. आंसर है
-2 +4 एंड +6, आंसर इज 3। -2 +4 और +6, इसमें से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा अगर सल्फर का, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएगा और नीचे आएगा एज एसिड रेन। Question number 7. The sequence or order of different radicals produced in the photochemical smog formation reaction are. Interesting question है कि photochemical smog जब बनता है तो किस ऑर्डर में कौन कौन से रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। RCH2 पहले समझते हैं R क्या होता है। R is an organic group containing carbon and hydrogen and stands for rest of the molecule. कोई भी बड़ा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन यहाँ पे अटैच हो सकता है R की जगह, ठीक है। तो RCH2 free radical which leads to RCH2O2 free radical, then RCH2O free radical, then HO2 free radical, and finally HO free radical. This is the correct sequence, ठीक है। बाकी इधर देखने की जरूरत ही नहीं, अंत में वो HO free radical ही बनाएगा। Different question number 8. Different types of chemical bonds present in a molecule of peroxyacetyl nitrate PAN. One of the dangerous carcinogenic pollutants are. किस तरह के केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट में, जो कि एक तरह का डेंजरस कैंसर कॉजिंग पोल्यूटेंट है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग। तो किस किस तरह के बॉन्ड यहाँ होते हैं। पहले आप समझे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 सिंगल + 2 डबल + 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 7 सिंगल + 1 डबल + 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 7 सिंगल एंड +3 डबल बॉन्ड्स, 5 सिंगल + 1 डबल बॉन्ड एंड अ नाइट्रेट आयन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। A coordinate bond, also called a dative covalent bond, is a covalent bond in which both electrons come from the same atom. तो similar atom जैसे O2 एक coordinate covalent bond होगा O और O के बीच में। अब कह रहे हैं कौन कौन से तरह के बॉन्ड्स होते हैं। आंसर है 1। 7 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। मतलब सिमिलर एटम के बीच में एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है और 7 सिंगल बॉन्ड होता है। ये होता है पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट में। अब ये कैसे आपको पता लगेगा, इसके लिए आपको पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट का डिटेल्ड केमिकल और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा। और वो आपको पता लगेगा एक बुक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय AK डे में, उसमें आपको ये फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बताया गया, उसमें आपको पैन के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. The precise estimation of total organic loading of water is given by the following method. टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग या टोटल ऑर्गेनिक कार्बन एक ही बात है। तो बीओडी से टोटल ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मिलता है, बीओडी से सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कार्बन मिलता है, वो भी पूरा नहीं। सीओडी से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मिलता है। वेट ऑक्सीडेशन विद पेरोक्सी डाइसल्फेट या गैस क्रोमेटोग्राफी। करेक्ट ऑप्शन इज वेट ऑक्सीडेशन विद पेरोक्सी डाइसल्फेट, इससे टोटल ऑर्गेनिक कार्बन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल। द नेचुरली ऑकरिंग चिलेटिंग एजेंट दैट होल्ड्स द मेटल आयंस इन नेचुरल वाटर एंड सॉइल इज। चिलेटिंग एजेंट मतलब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है। सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, फल्विक एसिड, EDTA, इथिलीन डायमंड हेट्रासिटिक एसिड, या सोडियम नाइट्रिलो ट्राई एसिटेट। तो इसमें जो फल्विक एसिड है ना, वो ह्यूमस की वजह से सॉइल में ऐड होता है, और ये एक नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक एसिड है सॉइल में, और यही कॉम्प्लेक्स बनाता है। फल्विक एसिड इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट फॉर्म्स व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक डाउन। इट्स फाउंड इन ह्यूमस, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, ऑफ सॉइल, पीट मतलब होता है कार्बोनेशियस मटेरियल, streams and lakes. Fulvic acid might block reactions in the body that cause allergy symptoms. It might also reduce swelling and prevent or slow the growth of cancer. फल्विक एसिड जो मिट्टी में होता है, तो कभी कभी गांव में होता है ना, चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो मिट्टी लगा लेते हैं लोग। वो क्यों लगाते हैं, उसका आंसर यहाँ है, फल्विक एसिड माइट ब्लॉक रिएक्शंस इन द बॉडी दैट कॉज एलर्जी सिम्टम्स। चोट लग गई तो एलर्जी नहीं होगा, मिट्टी लगा लेते हैं लोग, सूखी मिट्टी, और स्वेलिंग भी उससे रुक जाती है और ग्रोथ ऑफ कैंसर भी रुक जाता है। तो हमें नहीं पता है आज के लोगों को, पर हमें पुरखों को पता था कि सॉइल में फल्विक एसिड होता है, इसलिए उसका लेप करना गुणकारी होता है, इसलिए लोग चोट लगने पर अक्सर मिट्टी लगा लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई और सवाल है, कोई डाउट है, कोई डिसएग्रीमेंट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। All the best for your exams, and please check out the description box for more practice tests and free lectures and short videos of environmental sciences that will help you in this exam.